Hello dear student, this is Dr. Vinita Arora, Assistant Professor, Government Bangalore College, पाली। आज के हम लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत सीखेंगे मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा। बच्चों, इससे पहले हम सीख चुके हैं कि डेटा क्या होता है, डेटा के टाइप्स क्या होते हैं, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा दोनों के बीच में क्या अंतर है और उनके कलेक्शन के सोर्सेज क्या क्या हैं, इससे पहले के लेक्चर्स में हम ये सब बातें कर चुके हैं। आज हम बच्चों आपके सामने बात कर रहे हैं मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा। आपके सामने है दो मेथड मैंने आपको बताए हैं। दो तरीके से हम किसी भी डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, सेंसस इन्वेस्टिगेशन मेथड और सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेशन मेथड। यहाँ इन मेथड्स को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा पढ़ चुके हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा के कलेक्शन के मेथड्स पढ़ चुके हैं, यानी उनके सोर्सेज क्या क्या हैं, उनको किस तरह से कलेक्ट किया जा सकता है, ये बात हम कर चुके हैं। तो डोंट गेट कंफ्यूज। Now today we are studying डेटा कलेक्शन के मेथड्स, यानी हमें डेटा को कलेक्ट किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले मेथड है सेंसस इन्वेस्टिगेशन मेथड। देखिए, यहाँ पर जब हम सेंसस इन्वेस्टिगेशन मेथड की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत रिसर्च करते वक्त या अनुसंधान करते वक्त रिसर्च की सारी इकाइयाँ, समग्र या यूनिवर्स को शामिल किया जाए तो उसे सेंसस इन्वेस्टिगेशन मेथड कहते हैं। एक एग्जांपल के साथ इसे क्लियर करना चाहूँगी। यदि आप अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स के लॉकडाउन के दौरान पढ़ाई करने की आदत के बारे में जानना चाहते हैं, तो यदि कॉलेज के सभी 4000 स्टूडेंट से इस बारे में रिसर्च किया जाए, पूछा जाए, क्वेश्चनियर भरवाई जाए, तो ऐसी कंडीशन में इस तरह का कलेक्शन ऑफ डेटा सेंसस इन्वेस्टिगेशन मेथड कहलाता है। बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप सभी स्टूडेंट्स कि यदि हम जब सर्वे करते समय, अनुसंधान करते समय, रिसर्च करते समय सर्वे में शामिल सभी इकाइयों को अपने सर्वे में शामिल करें तो वो सेंसस इन्वेस्टिगेशन मेथड कहलाता है, यानी एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन का तरीका जिसमें अपने अनुसंधान क्षेत्र में आने वाली सभी इकाइयों को शामिल किया जाएगा, उन पर रिसर्च किया जाएगा। देखिए बच्चों, ये तरीका जितना आसान है लेकिन हर जगह इस तरीके को यूज़ में लिया जा सकता ऐसा संभव नहीं है। जब हमारा रिसर्च के लिए हमें बहुत एक्यूरेसी चाहिए, हमें अपने रिज़ल्ट कुछ इतने शुद्ध होने चाहिए कि हमें एक भी इकाई को ना छोड़ना पड़े, तो ही हम इस विधि का उपयोग करेंगे। अदरवाइज़ ये मेथड बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इसके लिए रिसोर्सेज हमें ज़्यादा चाहिए, खर्चीली भी है, क्योंकि इसमें अनुसंधान क्षेत्र की सारी इकाइयों को कवर किया जाता है, उन सभी पर रिसर्च किया जाता है। तो इस विधि का उपयोग तभी किया जाएगा जब हमारा रिसर्च प्रॉब्लम, हमारा रिसर्च एरिया कुछ इस तरह का हो, हमारा रिसर्च की रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह की हो कि हमें सभी इकाइयों को कवर करना है, तो ही हम इस मेथड को यूज़ में लेंगे। सेंसस इन्वेस्टिगेशन मेथड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों जनगणना। जी हाँ, भारत सरकार द्वारा की जाने वाली जनगणना सेंसस इन्वेस्टिगेशन मेथड का ही एक एग्जाम्पल है। इसके अंतर्गत हमारे रिसर्च का पर्पज़ ही कुछ इस तरह का है कि हम भारत देश की संपूर्ण जनसंख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस उद्देश्य के साथ हमें अपने रिसर्च एरिया यानी संपूर्ण भारतवर्ष की प्रत्येक इकाई को कवर करना होगा। प्रत्येक घर को, प्रत्येक परिवार को प्रत्येक परिवार से हमें डेटा का कलेक्शन करना होगा। तो सेंसस इन्वेस्टिगेशन मेथड तभी उपयोगी है जब हमें रिसर्च के रिजल्ट्स बहुत ही एक्यूरेट चाहिए और हमारे रिसर्च का पर्पज़ या रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह की हो, तो ही हमें इस मेथड का उपयोग करना चाहिए। अगले मेथड की बात करते हैं बच्चों,
सैंपल इन्वेस्टिगेशन मेथड। सैंपल इन्वेस्टिगेशन मेथड की बात करें तो सैंपल इन्वेस्टिगेशन मेथड बिल्कुल सेंसस इन्वेस्टिगेशन मेथड के अपोजिट है, और सेंसस इन्वेस्टिगेशन मेथड में जो भी कमियां हैं उसे इस विधि द्वारा पूरा किया गया है। यानी जहां हम बात करते हैं सेंसस इन्वेस्टिगेशन मेथड बहुत ज़्यादा खर्चीला है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ये सारी चीज़ें सैंपल इन्वेस्टिगेशन मेथड में नहीं होती है। देखिए क्या होता है सैंपल इन्वेस्टिगेशन मेथड, मैं आपके सामने रखती हूँ। जब हम सर्वे में शामिल सभी इकाइयों में से कुछ रिप्रेजेंटेटिव इकाइयों को सेलेक्ट कर लेते हैं, उस पर अपना सारा रिसर्च एप्लीकेबल करते हैं, हमारा सारा सर्वे एप्लीकेबल करते हैं, और जो भी परिणाम प्राप्त होते हैं उन सारे ही रिजल्ट्स को पूरे समग्र पर, पूरे यूनिवर्स पर एप्लीकेबल कर देते हैं, तो उसे सैंपल इन्वेस्टिगेशन मेथड कहते हैं। देखिए बच्चों, इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जनरली जब आपको अपना ब्लड ग्रुप का टेस्ट करवाना होता है तो ऐसी कंडीशन में आप अपने बॉडी के ब्लड में से केवल 1 या 2 बूंद ब्लड देकर ही पूरे बॉडी के ब्लड का टेस्टिंग कर लेते हैं। यानी आपका पूरी बॉडी का ब्लड हुआ यूनिवर्स या समग्र में सर्वे में शामिल संपूर्ण इकाइयाँ, लेकिन उसमें से केवल कुछ ड्रॉप्स ब्लड पर ही हम अपना इन्वेस्टिगेशन एप्लीकेबल करते हैं, और जो रिज़ल्ट हमें मिलता है वो रिज़ल्ट हम पूरे अपने बॉडी के ब्लड पर एप्लीकेबल कर देते हैं। तो सिंपल इन्वेस्टिगेशन मेथड सर्वे में शामिल समस्त इकाइयों में से कुछ रिप्रेजेंटेटिव इकाइयों को चुनना और उन पर अपना सर्वे, अपना इन्वेस्टिगेशन अप्लाई करना, और वो जो रिज़ल्ट उस रिप्रेजेंटेटिव यूनिट से प्राप्त हुए हैं उन रिज़ल्ट्स को पूरे यूनिवर्स पर एप्लीकेबल कर देना ही सैंपल इन्वेस्टिगेशन मेथड कहलाता है। कई बार हम मार्केट जाते हैं, आपके पेरेंट्स मार्केट जाते हैं, तो दाल या चावल या गेहूँ लाने के लिए केवल कुछ सैंपल देखे जाते हैं। उन सैंपल के थ्रू पर सैंपल को देखकर अनुमान लगा लिया जाता है, रिज़ल्ट निकाल लिया जाता है कि बाकी बोरी के गेहूँ, चावल या दाल उसी तरह के हैं, उसी प्रकार के हैं, और उसके अनुसार हम अपना डिसीज़न लेते हैं। तो यानी बच्चों ये मेथड इतना इजी है, इतना काम का है कि हम कुछ इकाइयों पर सर्वे कर लेते हैं, कुछ इकाइयों पर अपना अनुसंधान कर लेते हैं, और जो रिज़ल्ट हमें मिलते हैं वो पूरे यूनिवर्स पर एप्लीकेबल कर देते हैं। देखिए लेकिन कुछ और मेथड्स भी मैंने आपके सामने रखे हैं। सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेशन मेथड के कुछ तरीके हैं, किस किस तरीक़ों से सैम्पल इन्वेस्टिगेशन मेथड किया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं रैंडम सैम्पलिंग की। रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है बच्चों? ऐसी सैम्पलिंग, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हमें इस तरह की सैम्पलिंग में कुछ रिप्रेजेंटेटिव इकाइयों का सिलेक्शन करना होता है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव इकाइयाँ किस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, ये मेथड्स, सारे वो मेथड्स यही बताते हैं। रैंडम सैम्पलिंग में हम रैंडम से मतलब आप अच्छे से जानते हैं बच्चों कि हम ऐसे ही बाय द पार्ट इंक्लूडिंग ऑफ चांस हम कुछ इकाइयों का सिलेक्शन कर लेते हैं। यानी यहाँ पर हम ऐसे ही कुछ इकाइयों का सिलेक्शन करके उन सारी ही इकाइयों को अपने सर्वे के लिए रिप्रेजेंटेटिव इकाई मान लेते हैं और उस पर अपना इन्वेस्टिगेशन एप्लीकेबल कर देते हैं। तो रैंडम सैम्पलिंग वो हुआ जिसमें सर्वे में शामिल सभी इकाइयों के सिलेक्शन होने के चांस इक्वल होते हैं। हम किसी भी इकाई को उठा लिया, किसी भी इकाई को अपना लिया, चुन लिया और उस पर अपना सर्वे एप्लीकेबल कर दिया, तो ये कहलाता है रैंडम सैम्पलिंग। हमारे अगले मेथड की तरफ बात करते हैं बच्चों, डेलिब्रेटिव सैम्पलिंग। देखिए डेलिब्रेटिव सैम्पलिंग बिल्कुल सविचार या विवेकपूर्ण प्रतिदर्श की बात करता है। जब हमारा सर्वे का उद्देश्य कुछ इस तरह का होता है, जब हमारा अनुसंधान का उद्देश्य कुछ इस तरह का है कि हमें अपने विचार से ही सेलेक्टेड इकाइयों को सेलेक्ट करना होगा, यानी हम सोच समझकर अपनी इकाइयों को सेलेक्ट करते हैं। जैसे यदि मैं बात करना चाहूँ लॉकडाउन के दौरान पाली के कपड़ा उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो ऐसी स्थिति में मुझे बहुत सोच समझ के अपनी इकाइयों को सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि यदि मैं पाली में स्थित सारी इकाइयों में से रैंडमली
रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू इकाइयों का चयन कर लूँ तो हो सकता है उसमें काफ़ी इकाइयाँ ऐसी मिल जाए मुझे जो कपड़ा उद्योग से संबंधित ही ना हो। तो ऐसी स्थिति में यदि इकाइयाँ कपड़ा उद्योग से संबंधित नहीं हैं तो उससे मेरा रिसर्च इम्पैक्ट हो सकता है। तो यानी मेरे रिसर्च के पर्पस के अकॉर्डिंग यहाँ पर मुझे डेलिब्रेटिव यानी सोच समझकर विवेकपूर्ण निर्णय लेकर अपनी उन रिप्रेजेंटेटिव इकाइयों का सिलेक्शन करना होगा। तो बच्चों, जब आप सोच समझकर अपनी इकाइयों को चुनते हैं तो ये डेलिब्रेटिव सैम्पलिंग कहलाती है। हमारा अगला मेथड है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। देखिए, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग की बात हम तब करते हैं बच्चों जब हमारा सिलेक्शन कई स्टेजेस में होकर होता है। जो मैंने आपको बताया रिप्रेजेंटेटिव इकाइयों का चयन होना चाहिए, तो ये रिप्रेजेंटेटिव इकाइयों का सिलेक्शन है वो कई सारे स्टेजेस में कवर होता है, तो इसे मल्टी स्टेज सैम्पलिंग कहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने रखती हूँ। कुछ साल पहले स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट हमारे इंडिया में आया था। ये स्मार्ट सिटी का सिलेक्शन किस तरह से हुआ? रैंडमली? नहीं, बिल्कुल रैंडमली हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो सिटीज़ रियली स्मार्ट बनने योग्य है, यानी उसकी पॉपुलेशन इतनी होनी चाहिए, क्या उसकी म्यूनसिपैलिटी में इतनी एफर्ट्स हैं कि वो सिटी को स्मार्ट सिटी बना सकें, तो रैंडमली हम ये काम नहीं कर सकते। डेलिब्रेटिवली यानी सोच समझकर? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं किया जा सकता। यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोच समझकर किसी सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने का सपना देखने लग जाए या योजना चालू कर दे, तो कई सारे राज्य ये कहेंगे कि पक्षपातपूर्ण निर्णय हैं। तो ऐसी स्थिति में मल्टी स्टेज सैम्पलिंग काम में आएगी। देखिए बच्चों, होगा क्या यहाँ पर, इस प्लान को जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रैंडमली कुछ स्टेट्स का सिलेक्शन करना होगा, यानी सभी स्टेट्स के सिलेक्शन होने के चांस बराबर, इसलिए इसे रैंडमली कहा जाएगा। तो रैंडमली कुछ स्टेट्स का सिलेक्शन किया, उन स्टेट्स में से रैंडमली कुछ डिस्ट्रिक्ट्स का सिलेक्शन किया, उन डिस्ट्रिक्ट्स में से रैंडमली कुछ सिटीज़ का सिलेक्शन किया। दैट मीन्स ऑलवेज इन ऑल 3 स्टेजेस वी इंक्लूडेड द पार्ट ऑफ चांस, यानी चांस का पार्ट यहाँ पर कम्प्लीटली इंक्लूडेड रहेगा, ताकि किसी तरह की कोई पार्शलिटी वाली बात ना आ जाए, बायस्डनेस ना हो पाए। इसीलिए यहाँ पर मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में हम रैंडमली काम तो कर रहे हैं, लेकिन स्टेज वाइज हम काम कर रहे हैं, ताकि किसी तरह की कोई पक्षपात या बायसनेस की संभावना ना रहे। दैट इज़ कॉल्ड मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। अगली बात करते हैं हम क्लस्टर सैम्पलिंग की। देखिए बच्चों, ये भी तरीका बहुत अच्छा है और इस तरीके को हम जनरली ऑनलाइन टेस्ट लेने में काम में लेते हैं। जो एक ही तरह के होमोजीनियस यूनिट है, एक ही प्रजाति की है, एक ही सोच समझ वाली है, तो ऐसी स्थिति में क्लस्टर सैम्पलिंग का उपयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखती हूँ। यदि हम किसी IQ टेस्ट की बात करते हैं, तो IQ टेस्ट को करवाने के लिए ऐसा नहीं हो सकता कि हम रैंडमली बच्चों का सिलेक्शन कर लें, रैंडमली स्टूडेंट्स का सिलेक्शन कर लें, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो एक 6th क्लास का बच्चा किसी और तरीके से सोचता होगा, 10th क्लास का बच्चा किसी और तरीके से, और एक कॉलेज के बच्चे का IQ अलग होगा। तो यानी यहाँ पर हमने होमोजीनियस ग्रुप्स बना लिए, ऐसे ग्रुप्स जो एक साथ सोचते हैं। देखो, कई बार ऐसा भी होता है कि 6th क्लास का बच्चा 10th क्लास के बच्चों की तरह सोचना शुरू कर दे, या उसका सोचने का तरीका, उसका IQ उससे बड़ी क्लास के द्वारा हो। तो यहाँ पर हम होमोजीनियस ग्रुप बना लेंगे, स्टूडेंट्स के ऐसे ग्रुप बना लेंगे जो एक ही तरह की सोच समझ रखने वाले हो, एक ही तरह के आदतों, प्रकार, व्यवहार वाले हों। तो ये एक ग्रुप क्लस्टर कहलाता है, जिसमें आपस में होमोजीनिटी होती है, एक ही तरह के, एक ही प्रकार के, एक ही सोच समझ विचार करने वाले लोग होते हैं। और अब एक एक क्लस्टर पर हम अपना रिसर्च एप्लीकेबल करते हैं। एक एक क्लस्टर के हिसाब से हम अपने रिप्रेजेंटेटिव इकाइयों का सिलेक्शन करते हैं और उन पर अपना रिसर्च करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड द क्लस्टर सैम्पलिंग। हमारा अगला पार्ट है कोटा सैम्पलिंग। देखिए, कोटा सैम्पलिंग में कई बार जब आप गवर्नमेंट जॉब्स में जाते हैं तो वहाँ पर कई सारी सीटें ऑलरेडी रिजर्व्ड होती है। तो बच्चों, ये कहलाती है कोटा सैम्पलिंग। हमने यहाँ पर कुछ रिज़र्व कर दिया है,
को ऑलरेडी कोटा फिक्स कर दिया है। जैसे यदि मुझे 20 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करना है और 20 स्टूडेंट के सिलेक्शन में मैं कहती हूँ कि 10 स्टूडेंट्स बॉयज़ होंगे और 10 स्टूडेंट गर्ल्स होंगी, तो यहाँ पर 10 स्टूडेंट्स बॉयज़ के सिलेक्ट होने के बाद 11वां स्टूडेंट लड़का नहीं आ सकता, क्योंकि अगली 10 सीटें कम्प्लीटली गर्ल्स के लिए रिज़र्व्ड हैं। तो ये 10 सीटें जो रिज़र्व्ड हैं गर्ल्स के लिए या 10 सीटें जो रिज़र्व है बॉयज़ के लिए, ये कोटा सैम्पलिंग कहलाती है कि हर एक कैटेगरी के लोगों को चुनने के लिए मैंने यहाँ पर एक कोटा तैयार कर दिया है, कुछ रिज़र्व कर दिया है। तो ऐसी कंडीशन में जो रिज़र्व्ड जो कोटा सीट्स हैं उसके अनुसार ही उन यूनिट्स का सिलेक्शन किया जाएगा। लास्ट और मोस्ट सिंपल कन्वीनियंट सैम्पलिंग। देखिए बच्चों, हम यहाँ पर अपने कन्वीनियंस की बात करते हैं। जब हम कन्वीनियंट सैम्पलिंग की बात करते हैं तो इसमें रिसर्चर अपने कन्वीनियंस के अनुसार रिप्रेजेंटेटिव इकाइयों का सिलेक्शन कर लिया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब भी आप रिसर्च का काम करें तो इस तरह की सैम्पलिंग को अवॉइड करें, क्योंकि यदि आपका रिसर्च का पर्पस थोड़ा एक्यूरेट होने का है, थोड़ा अच्छे रिजल्ट्स की ओर बढ़ने का है, तो ऐसी कंडीशन में कन्वीनियंस सैम्पलिंग थोड़ा सही रिज़ल्ट नहीं देगी, क्योंकि यहाँ पर रिसर्चर अपनी मर्ज़ी से, अपनी कन्वीनियंस से, अपनी सुविधा के अनुसार अपनी रिसर्च इकाई का सिलेक्शन कर लेती है। जैसा कि यदि मैं चाहती हूँ कि यदि मैं चाहती हूँ कि देश के उद्योगों पर लॉकडाउन का क्या प्रभाव पड़ा है, क्योंकि हम पाली में रहते हैं, तो हमारी कन्वीनियंस क्या है कि पाली की ही इंडस्ट्रीज़ का सिलेक्शन करें और उस पर अपना सर्वे, उस पर अपना अनुसंधान या रिसर्च एप्लीकेबल कर दें। लेकिन हमारा रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम देश के उद्योगों पर लॉकडाउन के होने वाले प्रभाव की जांच करना चाहते हैं। यानी यहाँ पर हमारा रिसर्च का पर्पस तो पूरा देश है, हमारी इकाइयाँ पूरा देश है, समग्र पूरा देश है, लेकिन हमने अपनी सुविधा के अनुसार पाली या जोधपुर की इकाइयों का ही सिलेक्शन कर लिया और हमने इस सैंपल पर अपना सारा रिसर्च एप्लीकेबल किया और जो रिज़ल्ट आता है वो सारे भारत की इकाइयों, औद्योगिक इकाइयों पर लगा दिया। लेकिन ये आप अच्छे से जानते हैं कि यदि हमें इस तरह के रिसर्च पर काम करना है तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग तभी यूज़ में लेना चाहिए जबकि हमारे पास साधन, रिसोर्सेज इतने कम हो कि हम अपने रिसर्च की उन इकाइयों को, जो कि हमारी रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स बन सकती हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं बना पा रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जहाँ पर हम अपनी सुविधा से ही इकाइयों का चयन कर लेते हैं और उन इकाइयों पर अपना सारा रिसर्च एप्लीकेबल करके जो रिज़ल्ट हमें मिलते हैं वो अपने पूरे यूनिवर्स या समग्र पर एप्लीकेबल कर देते हैं। तो बच्चों, ये कुछ मेथड्स मैंने आपको दिए हैं। इन सारे ही मेथड्स में के अलावा भी कुछ और मेथड आप अपनी बुक में पढ़ सकते हैं, लेकिन मोर और लेस ये इम्पॉर्टेंट मेथड्स मैंने आपके सामने रखे। दीज ऑल आर द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग ऑफ डेटा। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। Till the next lecture, see you. Thank you.